नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या डेट फंड को सेविंग अकाउंट की तरह इस्तेमाल करना ठीक होगा? एक महीने में घर को रेनोवेट करना है, रेनोवेशन के पैसे बैंक अकाउंट में रखें या फिर डेट फंड में निवेश करें? अगर सुबह 10 बजे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो किस दिन की एनएवी पर यूनिट एलोकेट होगी? और फंडनामा में इस हफ्ते अपने एक्सपर्ट से हम उनकी राय ले रहे हैं 3 नए फंड ऑफर पर। और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। कैसे हैं? स्वाति, शुक्रिया। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तुहिन मित्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। तुहिन जी, अच्छा तुहिन जी नहीं है हमारे साथ, तो हम तुहिन जी का सवाल ले लेते हैं। तुहिन जी के पिताजी को 18 से 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और उसके बाद वो वहाँ से कमाई करना चाहते हैं SWP के ज़रिए करीब 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति महीना। इन्वेस्टमेंट पीरियड इन्होंने रखा है 5 से 8 साल का और जानना चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। एक सवाल जो यहाँ पर मेरे जहन में आ रहा है कीर्तन, मुझे इमीडिएटली SWP करनी है या फिर पहले निवेश करके छोड़ देंगे 5-8 साल, उसके बाद वो SWP शुरू करेंगे? ये क्लैरिटी नहीं है फिलहाल। अगर उनसे बात हुई तो हम उनसे पूछ लेंगे। मान के चलें कि अगर 5 से 8 साल के बाद SWP करना शुरू करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो कैसा बनना चाहिए? स्वाति, सबसे पहले तो अगर आप SWP करें, मेरी सबसे पहली सलाह ये होगी कि आप पैसा डेट फंड में निवेश करके इमीडिएटली उससे SWP ना करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप इमीडिएटली अगर पैसा विड्रॉ करना चालू कर देंगे और इंटरेस्ट रेट या क्रेडिट रेटिंग्स की वजह से अगर फंड में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है तो पॉसिबल है कि आप अपना कैपिटल भी थोड़ा सा विड्रॉ कर लेंगे। तो मेरी सबसे पहली सलाह ये होगी कि आप इमीडिएटली SWP ना करें। ओके। अब मान के चलिए अगर तुहिन जी के फादर को 15,000 पर मंथ चाहिए स्वाति, और मैं अगर मानकर चलूं कि SWP में से या डेट फंड्स में से आप 6% जितना पैसा निकाल पाएंगे तो उसके लिए आपको 30 लाख का कॉर्पस चाहिए। अच्छा। अब सबसे पहली गलती क्लाइंट्स ये कर लेते, इन्वेस्टर्स ये कर लेते कि वो 8% 9% पैसा विड्रॉ कर लेते। देखिए, अगर आपका डेट फंड 8-9% पैसा नहीं कमा पाया और अगर आप साल का 8-9% पैसा विड्रॉ कर लेते तो आपका कैपिटल टूट जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि डेट फंड में आपको 6% से ज्यादा का SWP करना चाहिए। और अगर आपको 15,000 रुपए पर महीने चाहिए तो आपका 30 लाख रुपए का कैपिटल लग जाएगा। अगर मान के चलिए आपको इमीडिएटली SWP करना है तुहिन जी, तो आपके पास इनफ पैसे नहीं है, क्योंकि 30 लाख का कैपिटल चाहिए और आपके पास 20 लाख है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर 20 लाख रुपए है और आपको इमीडिएटली SWP करना है तो 10,000 पर मंथ से ज्यादा आप विड्रॉ मत कीजिए, वरना आपका कैपिटल डिप्रिशिएट हो जाएगा। और अगर आपके पास 5 से 8 साल है तो आप 30 लाख रुपए तकरीबन 30 लाख रुपए तक हो जाएंगे, तो आपकी ये जो 15,000 की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है। एक बार कीर्तन, हमारे साथ तुहिन जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। तुहिन जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर, ये हमारे मन में डाउट था कि आपके पिताजी 18 से 20 लाख रुपए जो निवेश करना चाहते हैं वो इमीडिएटली SWP करेंगे या फिर वो 5 से 8 साल के बाद शुरू करेंगे? नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है, हमारे पास 20 लाख तो रेडी है जो हम इमीडिएटली डाल सकते हैं या फिर इन स्पैन ऑफ 15 डेज या 1 मंथ के स्पैन में डाल सकते हैं। तो मैं जैसा सोच रहा था, जैसे सर बता रहे थे डेट फंड की बात, तो एक्चुअली मैं किसी सिंगल डेट फंड या इसमें नहीं रखना चाहता था। मैं
पार्ट बाय पार्ट, माने कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ हाइब्रिड में, या फिर कुछ जो डिफरेंट एसेट क्लास में होते हैं बॉन्ड्स वगैरह, इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करके 4 to 5 लाख का एक पोर्टफोलियो बना के इन टोटल 20 लाख का इन्वेस्ट करके उसके बाद विड्रॉ करता। जैसा मैंने कुछ स्कीम भी सिलेक्ट किया था तो नो, इस माय टाइप का क्वेश्चन मैं रिमेन्स द actually- सेम। आपने पता नहीं जवाब दिया कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। जो निकालने की प्रक्रिया होगी SWP की, वो कब शुरू होगी? नहीं, वो मैं नेक्स्ट मंथ से या फिर आफ्टर 2-3 मंथ स्टार्ट करूंगा। 2-3 ये मंथ्स का होगा, पर टाइम मैं- आप ले रहे हैं, राइट? ओके, वही मुझे जानना था। ओके, ठीक है। और आप कुछ कह रहे थे? एक्चुअली मैं बोल रहा था कि मैं पूरा फंड डेट फंड में नहीं डालना चाहता, और सबने बोला जो 6-7%, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, उसमें 8-9% रिटर्न का भी डेट फंड है। एनीवे, तो मैं अगर पोर्टफोलियो बनाऊं 4 से 5 फंड का, जिसमें मैं 4 to 5 लाख अगर इन्वेस्ट करूं, ठीक है, जैसा कैनरा रोबो का है, फ्रंटलाइन है, या फिर मैंने इंडेक्स फंड में कुछ अगर इन्वेस्ट करूं, कुछ डेट में रखूं, कुछ हाइब्रिड में रखूं, इस टाइप का अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊं, उसमें से मैं अगर विड्रॉ करूं, तो ऐसा कैसा क्या रहता है उसमें? सर क्या कोई सजेशन दे सकते हैं फंड का, एटलीस्ट 4-5 फंड? कीर्तन, SW के लिए, वो भी रिटायरमेंट के बाद की इनकम के लिए, क्या इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए या फिर सही है? स्वाति, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट सलाह दूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप जब SWP करते हैं तो आप एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं हर महीना। जी। आपका फंड उतना पैसा कमाए या ना कमाए, तो इमेजिन कीजिए अगर आपका फंड पैसा कमा रहा है 8%, 10% और आप 6% निकाल रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका फंड फॉर सम रीजन 6% से कम कमा रहा है और आप 6% निकाल देते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फंड जितना है उतना नहीं रहेगा, और आप जो विड्रॉ ले रहे हो उसमें शायद आपका कैपिटल भी वापस आ जाए और कैपिटल डेप्रिशिएट होते रहे। तो मैं अगर कोई भी रिटायरमेंट के बाद SWP करना चाहता है तो 2 ही सलाह देता हूँ। सबसे पहले तो इमीडिएटली SWP मत कीजिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी शो पे कहा। और दूसरा ये है कि आपको रिस्की एसेट्स में ये पैसा लगाना ही नहीं है SWP करने के लिए, क्योंकि अगर आप इक्विटी या बैलेंस फंड में पैसा लगाएंगे और मार्केट गिरने लगा यहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, पर हाइपोथेटिकली अगर मार्केट्स गिरने लगे तो आपके फंड में नेगेटिव रिटर्न्स आ जाएंगे, तो पहले ही आपका कैपिटल गिरा होगा, उस पे से अगर आप 6% सालाना और निकाल लेंगे तो इसमें आपका कैपिटल नहीं बचेगा। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि ये FD की तरह आपका कैपिटल जैसा है वैसा रहे या थोड़ा सा और बढ़े, और आपको 6% मिले जो टैक्स में बेहतर है, तो आपको पैसा डाइवर्सिफाई ना करके डेट फंड में ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तोहिन जी, यहाँ पर आपको रिस्की एसेट्स में निवेश नहीं करने की सलाह दी जा रही है, ठीक है? ओके, अगला सवाल लेते हैं। हरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हरपाल जी। जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं? बस फाइन मैम। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि कट ऑफ टाइम का क्या मतलब है। सपोज मैंने आज 2 बाई किया है, 2 म्यूचुअल फंड बाई किया, एक 10 बजे किया, एक 3 बजे किया। आज सेंसेक्स जो है चढ़ गया, समझो 1000 पॉइंट चढ़ गया, और कल सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट नीचे गिर गया। तो जो 3 बजे का जो मेरा ऑर्डर है म्यूचुअल फंड खरीदने का और 10 बजे का, इनमें मतलब आज की क्लोजिंग में मेरे को 10 वाले में मिलेगा, 10 बजे वाले में? ओके, कट ऑफ टाइम को लेकर, हाँ, कट ऑफ टाइम को लेकर काफी उलझन लोगों के मन में इसलिए भी आ गई, बीते कुछ महीनों में इसमें काफी दफा बदलाव किए गए हैं कीर्तन। सो अभी करंट कट ऑफ टाइम क्या चल रहा है? म्यूचुअल फंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक है लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स, और दूसरे सब फंड्स दूसरी तरफ। ओके, तो सबसे पहले लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स में कैसे होता है। आप 1 बजे के पहले अगर आप ऑर्डर पंच करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको प्रीवियस डे का एनएवी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप 21 जैन को, जो आज की तारीख है, राइट, उसमें आप 1 बजे के पहले अगर ऑर्डर देते तो आपको 20 जैन की एनएवी मिलती, राइट। ये खरीदने की थॉट है। और अगर आप रिडम्पशन करने आएंगे तो आप 3 बजे के पहले अगर रिडीम करेंगे लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में, तो आपको आज की 21 तारीख की एनएवी मिलेगी। ऐसे लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स काम करते हैं। ओके, पर अगर आप कोई भी और फंड्स देखें लिक्विड और ओवरनाइट के अलावा, तो रिडम्पशन
या सब्सक्रिप्शन, दोनों के लिए कट ऑफ टाइम 3 PM। इसका मतलब मान लीजिए आप 21 जैन को 3 बजे के पहले ऑर्डर डालते हैं तो आपको 21 जैन की एनएवी मिलेगी, और अगर आप 3 बजे के बाद ऑर्डर डालते खरीदने का या बेचने का तो आपको 22 जैन की एनएवी मिलेगी साहब। ओके, ऑल राइट। हरपाल जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। समझ में आ गई बात एकदम? आई गॉट इट। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। अभी आगे अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम। कैसे हैं सर? मैडम फाइन, थैंक यू। बताइए आप आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम, मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। मैंने करीबन 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डिफरेंट स्कीम में लगाया हुआ है। अच्छा। कुछ पोर्टफोलियो तो मैंने आपको भेजा हुआ है, कुछ बाकी बचा हुआ मेरा ELSS में है। ओके। जो अब मैच्योर होना शुरू हो रहा है। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे उससे संबंधित। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या मेरा ये पोर्टफोलियो जो मैंने आपको भेजा है करीबन 17 से 18 लाख का है, वो क्या ये बैलेंस्ड है? ओके। ये बैलेंस्ड है। मैं इसको 1 साल से लेकर 3 साल तक ही रखना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है मेरे पास। ओके। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मुझे विड्रॉ करना हो पैसा तो किस तरह का स्कीम में से पैसा विड्रॉ किया जाए, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हो वो, या जो खराब परफॉर्म कर रही हो वो? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ओके, अच्छा ये बताइए आपने निवेश कब शुरू किया था इन सारे म्यूचुअल फंड्स में? निवेश कब? म्यूचुअल फंड का मेरा पिछले 3 साल का इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो सबसे पहले देखना ये है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं पोर्टफोलियो। क्या लगता है आपको कीर्तन? स्वाति, उन्होंने जो पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया हुआ है उसकी एसेट एलोकेशन कुछ इस तरह है, जिसमें इक्विटी में 28.5% पैसा है, गोल्ड में 7.5% है और डेट में 65%। तो अगर संदीप जी मेरे हिसाब से मॉडरेट या थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। Okay. पर अगर वो थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा और इक्विटी बेचकर उसे डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आपने जो HDFC इंडेक्स फंड में पैसे लगाए आप उसे बेचकर उसे डेट में मूव कर लीजिए। मैं इसलिए इंडेक्स फंड कह रहा हूँ क्योंकि आप पिछले 3 या 5 सालों में देखेंगे कि लार्ज कैप्स ने बहुत ही पोलराइज्ड रैली दी है। पता नहीं है मार्केट्स कहाँ जाएंगे, पर लार्ज कैप्स थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं मुझे। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप HDFC इंडेक्स फंड्स बेचकर आप उसे डेट में मूव कर सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। अगर आप मॉडरेट अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप उसे वैसे ही रहने दीजिए, कोई चिंता नहीं। ओके। और स्वाति, उनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है यहाँ से और इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि संदीप जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा विड्रॉ करना है क्योंकि आपका कोई गोल नजदीक आ रहा है और वो गोल अगर 1 साल के दरमियान है, तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप इक्विटीज में से भी निकलकर पूरा पैसा डेट में और गोल्ड में ही शिफ्ट कर लीजिए। तो गोल्ड में रहने दीजिए जितना है, आपका जितना इक्विटी है उसे बेचकर आप डेट में आ जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, हमें नहीं पता यहाँ से मार्केट्स कहाँ जाएंगे और ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। पर अगर आपका गोल 1 साल तक का है तो ऐसा ना हो कि आपका गोल नजदीक आ जाए और मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल हो जाए और आपकी जमा की हुई पूंजी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए और आपको जब गोल के लिए पैसा चाहिए तो गोल के लिए पैसा ना बचे। तो ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग में कहा जाता है कि अगर गोल के आप नजदीक हो तो आप रिस्क कम कर दीजिए, और जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एक विजिबिलिटी आ जाएगी कि आपके पास इतना पैसा तो है ही गोल में लगाने के लिए। तो अगर आपका गोल नजदीक है तो मैं सलाह दूंगा कि इक्विटी बेच के भी आप डेट में चलें। क्विकली एक सवाल यहाँ पर कीर्तन, अगर मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में 4 इक्विटी फंड है और डेट नहीं है, उम्र मतलब मान ली 30-35 साल की, और तब उसे ये करना है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि पैसे कुछ निकालने पड़े, तो हमेशा ये सवाल होता है किस फंड से पैसा निकाला जाए? जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो, या फिर जो ठीक ठाक जिस पर रिटर्न दिखा रहे हैं वो? तो कैसे कॉल लेगा कोई निवेशक? स्वाति, इक्विटी में ये कहा जाता है राइड योर विनर्स एंड गेट रिड ऑफ योर लूजर्स। ओके, राइट। इसका मतलब है कि जो खराब फंड परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो अच्छे मार्केट में भी खराब कर रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट बुरा हो जाएगा तो कैसे करेंगे। करेक्ट। तो मेरी सलाह ये होगी कि जो फंड्स अच्छा नहीं कर रहे हैं उसे आप निकाल दीजिए और जो फंड्स अच्छे कर रहे हैं उसे राइड करते रहिए। चलिए ठीक है,
चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं। प्रोफेसर सोलंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सोलंकर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम, मैं नांदेड़ से बोल रहा हूँ सोलंकर जी बताइए सर। हाँ तो अभी जब ये मार्केट डाउन हो गया था तो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था दो स्कीम में SWP करके। अच्छा फिर तो अभी उसमें अच्छा फायदा हो रहा है। तो अभी मैं दोबारा फिर वो बैलेंस फंड में वगैरह मेरा ये मैं शिफ्ट करूंगा फंड। अच्छा तो उसको ये लगेगा क्या टैक्स वगैरह? सर पहले ये बताइए सोलंकर एक साल जी, के पहले। हाँ आप ये किस तरीके से निवेश कर रहे हैं? मतलब आप डेट में रखते हैं पैसा, फिर मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो फिर आप इक्विटी में आते हैं और फिर वहां शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसा ही करते हैं आप? हाँ वो बैलेंस फंड में था मेरा पैसा, तो मैंने लार्ज कैप में। ओके मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके म्यूचुअल फंड निवेश की स्ट्रैटेजी क्या होती है? इसी तरीके से आप निवेश करते हैं हमेशा म्यूचुअल फंड में? नहीं, जनरली स्वीप चालू रहता है मेरा। हाँ वो तो इस बार क्या हो गया ऐसा खास कि आपने गिरावट में पैसा डाला और अब निकालना भी है उसमें से? हाँ तो जब कट आया मार्केट में तो मैंने बैलेंस फंड का पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा दिया। अच्छा अभी उसको पूरा 1 साल नहीं हो रहा है। ओके ऑलराइट। तो मुझे अभी स्विच करना है फिर बैलेंस फंड में। ओके तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी क्या? और टैक्स कितना लगेगा उसको? टैक्स 1 साल के अंदर खूब यहाँ से वहाँ ये स्विचिंग किए जा रहे हैं कीर्तन। पहले तो यही बता दें कि इतनी जल्दी स्विच करने पर टैक्सेशन कैसे लगता है? सोलंकर जी, अगर आप स्विच करेंगे तो उसे म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में तो स्विच कहते हैं, पर टैक्स की लैंग्वेज में आप एक फंड बेच रहे हो और दूसरा फंड खरीद रहे हो। अगर आप सेम ही AMC में भी स्विच करेंगे तो भी उसे ऐसे ही माना जाता है कि आपने एक फंड बेचा और दूसरा फंड खरीदा। तो जैसे ही आप इक्विटी वाला फंड बेच देंगे और ये अगर 1 साल से नीचे है तो जितना भी कैपिटल गेन्स हुआ है उस पे आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और अगर वो 1 साल से ऊपर हो जाए फॉर सम रीजन तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। ओके और ये जो स्ट्रैटेजी है निवेश करने की, इस पे आपकी राय या टिप्पणी? स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें प्रोबेबली मार्केट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो सोलंकर जी ने एक तो बहुत अच्छी चीज की कि मार्केट गिरा तो पैसा डाल दिया ज्यादा, वो एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। पर अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और क्या उसे बेचकर वापस बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना चाहिए? तो देखिए स्वाति, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी ओवरहीटेड है और आप थोड़ा सा इक्विटी बेचकर बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स में जा सकते हैं। पर इस स्ट्रेटेजी में मुश्किल ये है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स वापस बैलेंस एडवांटेज फंड से कब इक्विटी में आना चाहिए वो कभी भी टाइम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनकी लंबी इक्विटी वाली रैली छूट जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप सिर्फ बेचकर बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना और बैलेंस एडवांटेज फंड से कब इक्विटी में आना, ये पूरा लिंक जब तक नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते, आपको ये स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसे सवाल जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लोग ये म्यूचुअल फंड शो नहीं, ये स्टॉक मार्केट वाला शो हो गया जहाँ पे लोगों ने एक टारगेट रखा था, उतना अचीव कर लिया है, तो अब उनको जवाब चाहिए कि निकलना चाहिए या फिर इसको बने रहें अभी। खैर अगला सवाल लेते हैं। दीपा शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपा जी नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मेरा सवाल है होम लोन मनी और म्यूचुअल फंड एज ए रिनोवेशन इन 1 मंथ। दीपा जी अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत टूट कर आ रही है। अभी आ रही है?
आ रही है और जा भी रही है, तो एक जगह ज़रा फ़ोन रखेंगी ना, शायद नेटवर्क इशू है या फिर फ़ोन आप हिला रही हैं शायद, इसलिए आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है। एक बार फिर से कोशिश करें। अभी आ रही नहीं? बेटर है, बताइए। Can I invest in home loan renovation money in stock or mutual fund for 1 month? ओके, 1 महीने के लिए पैसा आपके पास है, घर के रेनोवेशन के लिए पैसा है, आपने ये कहा। चलिए, इनसे यहाँ बात नहीं हो पा रही है। सवाल जो लिखा था वो ये था कि 1 महीने के लिए पैसा इनके पास है, कुछ रेनोवेशन वर्क करवाना है शायद घर में। 1 महीने के बाद उस पैसे को निवेश करना ठीक रहेगा या फिर उसको सेफली अपने सेविंग अकाउंट में ही रखना ज़्यादा बेहतर होगा? स्वाति, मेरी पहली सलाह होगी कि आप इसे सेविंग्स अकाउंट में ही रहने दीजिए। अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपका गोल बहुत नजदीक है। पर यस, डेफिनेटली अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्टिंग थोड़ी सी समझती है तो वो डेफिनेटली इस पैसे को ओवरनाइट फंड में पार्क कर सकते हैं। शायद सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल जाए। पर अगर ये बहुत मोटी रकम नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत एडवांटेज होने वाला है ओवरनाइट फंड में वर्सेस द सेविंग्स अकाउंट। ओके, और क्विकली एक आखिरी सवाल यहाँ पर, कॉलर हमारे साथ नहीं होंगे। आदित्य कुमार का सवाल था कि डेट फंड को क्या सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? ये ठीक रहेगा? स्वाति, वापस जैसे मैंने कहा, अगर आपको इन्वेस्टिंग समझती है तो डेफिनेटली यस, आप उसे ओवरनाइट फंड में, अगर आपके पास पैसा 1 महीने से कम समय के लिए है तो आप उसे ओवरनाइट फंड्स में लगा दीजिए। अगर आपके पास पैसा 3 महीने के करीब टाइम होराइजन के लिए तो उसे आप लिक्विड फंड में लगा दीजिए। पर आपको ये जानना जरूरी है कि थियोरेटिकली म्यूचुअल फंड्स सेविंग्स अकाउंट से थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं, ये दोनों फंड्स भी जो मैंने आपको कहा जी। और आपको पैसा T+1 डे पे मिलेगा जो सेविंग्स अकाउंट में उसी दिन मिल जाता है। तो ये 2 चीज ध्यान में रखिए। ओके, चलिए अब क्विकली हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। ओके, कीर्तन, वक्त की भयंकर कमी है, ठीक है, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर बता सके ये 3 NFO जिसके बारे में पूरे हफ्ते हमने अपने दर्शकों को बताया है, उस पर आपकी राय, निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब स्वाति, मेरा NFOs को लेकर बहुत सीधा व्यू है, आपको NFOs अवॉइड करने चाहिए क्योंकि देखिए NFOs में आपके पास कोई हिस्ट्री ही नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि फंड अच्छा है या बुरा है। और दूसरा, इन सब कैटेगरीज में मार्केट में ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है जिनकी हिस्ट्रीज है, तो आप देख पाओगे, तो आपको नए फंड में क्यों रिस्क लेना है। तीसरा, जनरली आप देखेंगे NFOs की एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है एग्जिस्टिंग फंड से। अच्छा, तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैं टिपिकली NFOs में अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, अनलेस NFO एक ऐसा फंड है जैसा फंड मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। पर अगर फंड्स मार्केट में अवेलेबल है किसी और AMCs के तो आपको उन NFOs को अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कोटक नैस्डैक 100 FOF, PGIM इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ट्रस्ट MF बैंकिंग एंड PSU फंड, इनके NFO भी बाजार में हैं और कीर्तन की राय कि इन तीनों में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आपके सवालों का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। सवाल कहाँ भेजना है वो डिटेल्स आपके पास है सारी स्क्रीन पर। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें, आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझकर उसका जवाब दे सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।